हेलो फ्रेंड्स, हम महिला पर्यवेक्षक महिला सुपरवाइज़र के सिलेबस में जो खंड दूसरा है जिससे सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति से आने वाला है उस पोर्शन के सेकंड चैप्टर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें तो बहुत डिफ़िकल्टी है, मतलब बहुत लॉ वगैरह हैं, अनुच्छेद अधिनियम दिए हुए हैं जो समझने में बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन हम इसे सरल से सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इसमें थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन आपको पेशेंस के साथ पढ़ना है और नोट्स भी प्रॉपर आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप इसको डेली बेसिस पे रिवाइज करके इनको याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज से हम विभिन्न अधिकार और अधिनियम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारी सामान्य तर्क एवं ज्ञान एवं तर्क शक्ति के सेकेंड यूनिट से है। इससे कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे महिला पर्यवेक्षक में, है ना। तो आइए हम जानते हैं। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो पहला है बच्चों के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम शिक्षा का अधिकार, इसके बारे में जानेंगे। महिलाओं के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये सब हम इसके सिलेबस में देखेंगे और जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखो, ये वैसे संविधान में जो महिला के बारे में अनुच्छेद लिखे हैं और बच्चों के बारे में जो अनुच्छेद लिखे हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अधिनियम और अनुच्छेद के बारे में पढ़ने से पहले, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इनके बेसिस पे ही आगे हम समझने की कोशिश करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। तो पहला है, क्या है, संविधान में महिलाओं से संबंधित अनुच्छेद। महिलाओं से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उसमें पहला है महिलाओं के लिए संवैधानिक उपबंध, है ना। तो पहला अनुच्छेद है 14, है ना। अनुच्छेद नंबर 14 में क्या बताया गया है ये जानते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत राज्य के किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कानून सभी के लिए समान होगा यदि परिस्थिति समान हो, किंतु कानून में भेदभाव हो सकेगा यदि परिस्थिति अलग अलग हो। इसका कहने का मतलब ये है अनुच्छेद नंबर 14 का। मतलब अगर किसी, मान लो अगर 13 साल के बच्चे ने खून किया और 35 साल के एक वयस्क ने खून किया, तो उसमें दोनों को क्या कहना चाहिए, अगर सज़ा फांसी की है तो 13 साल के बच्चे को भी फांसी देनी चाहिए और 35 साल के जो वयस्क पुरुष हैं उसको भी फांसी मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, इसमें नहीं होता है ऐसा। मतलब कानून सभी के लिए समान है अगर परिस्थिति कैसी है, समान है, किंतु इनकी एज कैसी है, अलग अलग है। तो किंतु कानून में भेदभाव हो सकेगा यदि परिस्थिति अलग अलग हो। मतलब कि जो 13 वर्ष का बच्चा है उसको हम फांसी नहीं देंगे, उससे सुधार गृह में भेजा जाएगा, है ना। और जो 35 वर्ष का वयस्क पुरुष है उसको हम फांसी दे देंगे। समझ आया। इसके अनुच्छेद 14 का मतलब ये है। फिर क्या है, समानता का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि स्त्री और पुरुष में से किसी प्रकार का लिंग भेद नहीं है तथा यह अधिकार स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से प्राप्त है। यह अनुच्छेद 14 का कहना है। फिर आते हैं अनुच्छेद 15 में। इसके अनुसार राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं करेगा। भारतीय संविधान में स्पष्ट है कि पुरुष एवं महिला को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। इतना ही इसी अनुच्छेद के खंड 3 में स्त्रियों के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि महिलाओं की स्वाभाविक प्रकृति के कारण उन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। मतलब महिलाओं को विशेष संरक्षण दिया जाता है ना, और पुरुषों को उनसे थोड़ा कम, जिससे वो एक लेवल में एक समय पर पहुंच सकें, क्योंकि महिलाओं को जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं, वो पढ़ लिख नहीं पाती हैं, इसलिए उन्हें एक विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। फिर आती है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 क्या होता है, इसके द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले शोषण को नारी गरिमा के लिए उचित नहीं मानते। कुछ महिलाओं की खरीदी बिक्री, वेश्यावृत्ति के लिए जबरदस्ती करना, भीख मंगवाना आदि को दंडनीय माना गया है। ये है अनुच्छेद नंबर 23। फिर अनुच्छेद 29 में ए नंबर का जो अनुच्छेद है वह क्या है, स्त्री तथा पुरुष को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध होंगे। मतलब स्त्री और पुरुष दोनों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध होंगे। और अनुच्छेद
29D क्या कहता है? स्त्री तथा पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त होगा, मतलब इसमें भी कोई भेदभाव नहीं होगा। और अनुच्छेद 42 क्या कहता है? इसके अनुसार महिलाओं को विशेष प्रसूति अवकाश प्रदान करने की बात कही गई है। मतलब कि जो मैनेटरी जो लीव होती है, मतलब जब महिला गर्भवती होती है उसमें अगर वो महिला किसी जॉब में है, नौकरी में है, तो उसको अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको विशेष अवकाश प्रदान करने की बात अनुच्छेद नंबर 42 में करी गई है ना। फिर आता है संविधान भाग 4 के अनुच्छेद 51A में। तो इसमें क्या हुआ? स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारा दायित्व है कि हम हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझने तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो कि स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हो। ठीक है। फिर आती है बारी अनुच्छेद नंबर 24 के वो 243D की, है ना। उसमें क्या कहा गया है? इसमें प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गए स्थानों की कुल संख्या के 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और चक्रानुक्रम से पंचायत के विभिन्न निर्वाचन केंद्रों में आवंटित किए जाएंगे। इसका मतलब है पंचायतों में महिलाओं को कुल पदों में से 1/3 पद आरक्षित किए जाएंगे, है ना। कौन से अनुच्छेद का कहना था? 243 का। मतलब कि किसी अगर पंचायती चुनाव में 50 पुरुष खड़े हो रहे हैं, 100 की संख्या में अगर निर्वाचन हो रहा है तो 33 पद जो है महिलाओं के होंगे, है ना। लेकिन वर्तमान में क्या है? 50% आरक्षण है महिलाओं को। मतलब अगर 100 पद हैं तो 50 महिलाएं होंगी और 50 पुरुष होंगे। फिर आती है अनुच्छेद नंबर 325 की बारी। इसके अंतर्गत क्या है? निर्वाचक नामावली में महिला एवं पुरुष दोनों को ही समान रूप से सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान किया गया है ना। अनुच्छेद 325 द्वारा संविधान निर्माताओं ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि भारत में पुरुष और स्त्री को समान मतदान अधिकार दिए गए हैं। तो ये हो गया अनुच्छेद 325। तो ये थे हमारे संविधान में महिलाओं से संबंधित कुछ अनुच्छेद थे, है ना, जिनको हमने जाना। ये हमें आगे चल के काम आने वाले हैं, तो इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और थोड़ा पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे संविधान में बच्चों से संबंधित क्या क्या अनुच्छेद थे। उसके बाद हम नियम अधिनियम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।